और आइए 12 बजे की खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जो कि यूपी के हरदोई से। हरदोई में ट्रेन में धमाके की साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे सूत्रों से खबर है कि दुर्गाना एक्सप्रेस कल बिजली खंभे के जिस केबल से टकराई थी, वहीं छेड़छाड़ के सबूत सामने आए हैं। रेलवे को शक है कि किसी ने बिजली शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने का प्लान बनाया था। आपको बता दें कि बुधवार को ट्रैक पर वायर से ये टकराई थी ट्रेन दुर्गाना एक्सप्रेस, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट की साजिश के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जब तार से टकराई थी, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एक ट्रेन तार से टकराती हो, वो भी इलेक्ट्रिक वायर जो रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर से टकराना, तारों से टकराना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है ये पूरी घटना। दुर्गाना एक्सप्रेस जो कि यहां से गुजर रही थी, जिस केबल से ये ट्रेन टकराई है उससे छेड़छाड़ हुई थी। ये सूत्र बता रहे हैं कि इन तारों को छेड़ा गया और ये जानबूझकर किया गया। एक और बड़ी घटना रेल से जुड़ी हुई सामने आती है, हरदोई से सामने आती है, और ट्रैक पर जहां इस बड़ी साजिश की आशंका रेलवे सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बताते हैं क्या हुआ। पहले तो आप पूरी घटना समझिए। ट्रैक पर लटके वायर से टकरा गई ये ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, और उसके बाद आपको बता दें कि धमाके के साथ लाइन में फॉल्ट आ गई थी। और यूपी के हरदोई में उमरताली स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। रेल के खिलाफ ब्लास्ट की एक बड़ी साजिश दिख रही है। बुधवार को सुबह 5 बजे ये पूरी घटना होती है, पूरा हादसा होता है। दुर्गाना एक्सप्रेस ये वाली ट्रेन रही, एक्सप्रेस ट्रेन रही, और ये ट्रेन टकराई। ब्लास्ट की साजिश, गहरी साजिश और वायर से छेड़छाड़, ये सूत्र बता रहे हैं, रेलवे के सूत्र। ये शक है कि ऐसा हो सकता है कि एक ब्लास्ट की साजिश रची गई हो, नहीं तो अमूमन वायर से इस तरह ट्रेन टकराती नहीं है। बहुत एहतियात बरता जाता है, और ये रेलवे के रूल्स में है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक वायर टकराती नहीं है। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा तफसील के साथ जुड़ रहे हैं कुमार कुंदन, जो और ताज़ा अपडेट देंगे। कुमार, एक बड़ी घटना सामने आई है, वो भी फिर रेलवे से जुड़ी हुई, लेकिन इस मामले में शक इसलिए और ज़्यादा गहराता है कि इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्टेड नहीं होती हैं, ऐसी आशंका भी नहीं होती कि टकरा सकती, और यह हादसा हो जाता है। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा निधि। मैं इस वक्त रेलवे ट्रैक पे ही मौजूद हूँ, और मेरे ठीक सामने में आप देखिए OHE वायर वगैरह है। अब देखिए, अगर ये वायर टूटती है या गिरती है तो ये मतलब एक अमूमन इस तरीके से घटना होती नहीं है कि ये गिर जाए और सामने सपोज कीजिए कि एक ट्रेन जो आपको दूर दिख रही हो, वो आ रही हो, तो इससे टकरा जाए। अब टकराने की स्थिति में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन पैदा होता है, क्योंकि उसमें पावर होता है, तो फ्रिक्शन से आग लगने की संभावना होती है। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी अधिक होती है, और ऐसे में एक आग लगने से ब्लास्ट की स्थिति बन जाती है। तो ये जो पूरी कोशिश है, इस पूरी कोशिश को देखकर ऐसा पहली नज़र में रेलवे को लग रहा है कि टेक्निकली ये संभव नहीं है जैसा कि हुआ है। तो रेलवे को लगता है कि किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि इलाका ऐसा संदिग्ध है। एक तरह से कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सब कानपुर जोन के आसपास हुई है। ट्रेन रात को लखनऊ पे 3:30 बजे निकलती है, और उसके बाद 5:30 बजे ये घटना हो जाती है। तो ये जो टाइमिंग, जगह और तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हैं, जिससे रेलवे को ऐसा लगता है कि इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। इसलिए इस पूरे घटना की बड़े अधिकारियों से जांच करवाई जा रही है। हालांकि कल की इस घटना के बाद से काफ़ी ज़्यादा वहाँ परेशानी हुई, ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित करने पड़े, लगभग दर्जन भर ट्रेनें इससे इफेक्टेड हुई, और 6 से 8 घंटे तक ट्रैफिक पूरा वहाँ पे एक तरह से अस्त व्यस्त रहा। बट लेकिन जो बड़ी बात है, थोड़े दिन पहले कानपुर रेल हादसा हुआ, उसके बाद फिर ये OHE तार में परेशानी आई। ये जो चीज़ें हैं, रेलवे को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, इसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए, और इसलिए बाकायदा हाई लेवल कमेटी बना के इसकी जांच की जा रही है कि कहीं बड़ा सवाल ये भी है। बिल्कुल कुमार, बड़ी बात आप कह रहे हैं, और बड़ा सवाल ये भी है कि जो ट्रेन की छत होती है, ये लाइंस, ये जो केबल्स होती हैं या वायर्स होती हैं, इतनी लो लाइन नहीं होती है कि ट्रेन की छत टकरा जाए। सवाल कई खड़े करती है घटना। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं हम, जो फिक्र बढ़ाती हैं। जी हाँ, 8 सितंबर को कानपुर में इंजन से सिलेंडर टकराया, और सिलेंडर दूर जाकर गिरा, और फिर रेल ट्रैक के पास ही पेट्रोल भरी बोतल भी मिल गई। इसी दिन यानी 8 सितंबर को ही राजस्थान में भी एक घटना होती है। अजमेर में इंजन से 100 किलो वजनी सीमेंट का ब्लॉक टकराया, और ये सबूत ट्रेन के इंजन पर भी देखे गए। वहीं अब 11 सितंबर की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां यूपी के ही हरदोई में ट्रैक पर वायर से ट्रेन टकराती है, और रेलवे सूत्र बड़ी विस्फोटक साजिश की आशंका जता रहे हैं। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है।
और एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। शॉर्ट सर्किट की आशंका थी और सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी विस्फोटक साजिश है, यानी एक तरह से दहलाने की कोशिश हो सकती है कि ये कैसे हुआ। कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, ये बताइए कि इस मामले में जो जांच आगे बढ़ रही है, जो कमेटी बनाई गई और जो जांच आगे बढ़ रही है, वो किस पे शक जता रही है, कैसे डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ड्राइवर ने बहुत सूझबूझ दिखाया और जैसे ही ये सब कुछ हुआ ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो आग लग सकती थी और तमाम तरह की चीज़ें भी हो सकती थी। तो पहला हादसा तो उस वक्त टला जब गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने के साथ ही एक तरीके से कह सकते हैं कि टकराने के बाद जो फ्रिक्शन और उसके बाद आग लगने की घटना थी उसकी संभावना खत्म हुई, पहली चीज़। उसके बाद जो अधिकारी है उनको ऐसा लगता है कि कोई भी वायर है, कैसे कोई उसको तोड़ के नीचे ला के और इस तरह से लटका के रख देगा और ट्रेन आएगी और सीधा उसको हिट करेगी और उसके बाद पूरा आग लगेगा। तो ये जो पहली नज़र में देखने से ही लगता है कि किसी ने कुछ साजिश कर दिया हो या किसी ने उसको कट कर दिया हो, किसी ने लटका दिया हो। अब क्या है क्या नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो रेलवे के जांच एजेंसियां हैं उनके एक तरह से हाथ पांव फूले हुए हैं कि इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम भी अगर दिया तो किसी एक शख्स का काम नहीं होगा ये, या फिर कोई एक शख्स किया है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो जांच का विषय बन के आ रहा है। और सबसे सेंसिटिव इलाका, जो इलाका जिस इलाके में हुआ है, एक ज़माने में वो सिमी का काफ़ी हाई मतलब गढ़ हुआ माना जाता था और तमाम तरह की चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में देखी गई है निधि, जैसे कि पाकिस्तान से किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे कहा कि रेल ट्रैक को उड़ाया जाए और रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया जाए, और तमाम तरह की घटनाएं कानपुर जोन और उसके आसपास हो रही है। तो इससे भी रेलवे को इस बात को लेकर थोड़ा संदिग्ध और शक पैदा हो रहा है कि आखिरकार इस तरह की घटना हो कैसे गई, क्योंकि इन जनरल OHE वायर इस तरीके से नहीं झूलता जिस तरीके से झूलता हुआ दिखा है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं और कुमार कुंदन जैसे ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो इस ओर इशारा करती है कि आप जो भी लाइन देख रहे हैं, जो भी केबल्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स, वो सब ऊपर हैं, लो लाइन कोई भी नहीं है। और जिस जगह से ये ट्रेन गुजर रही थी वहीं पर ही सिर्फ लो लाइन है, इसीलिए और ज़्यादा शक बढ़ जाता है इस घटना को लेकर। बहरहाल शुक्रिया कुमार कुंदन और जानकारी के लिए, इस खुलासे के लिए। और अब बात करते हैं चंडीगढ़ ब्लास्ट की। इस मामले में बड़ा खुलासा भी आपके सामने करते हैं। हैंड ग्रेनेड से कोठी पर हमला हुआ, निशाने पर थे पंजाब के रिटायर SP। अमेरिका पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों पर इस घटना को लेकर शक है। हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है और निशाने पर पंजाब के रिटायर SP रहे। और एक और बड़ी खबर, 2023 में भी हमले की योजना बनाई गई थी, कोठी की रेकी की गई थी जिस कोठी पर अटैक हुआ, लेकिन प्लान फेल हो गया था। 2023 में भी इस तरह की प्लानिंग थी, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची गई, लेकिन कामयाबी 2024 में मिलती है। TV9 के पास 2023 की FIR कॉपी भी मौजूद है। जी हां, पूर्व SP ने हमले का खुलासे के बाद कोठी को छोड़ दिया था। US में मौजूद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने पूर्व SP की हत्या की साजिश की थी। ये जो खुलासा हुआ है कि किस तरह से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या खुलासा हुआ है? ये इससे पहले भी योजना बनाई गई थी इस हमले की 2023 में। जी बिल्कुल, देखिए कल जो चंडीगढ़ में हैंड ग्रेनेड फेंका गया जिस कोठी के सामने, उस कोठी के अंदर जितने भी लोग रहने वाले थे उन सभी का दरअसल प्रोफाइल जो था वो चेक किया गया, लेकिन किसी का भी कनेक्शन इस ब्लास्ट से नहीं निकला। उसके बाद जब पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि साल 2023 तक उस कोठी में पंजाब पुलिस के एक पूर्व SP रहा करते थे, जिनका सीधा कनेक्शन कई आतंकी जो वारदातें हुई उनको सुलझाने में रहा, यानी कि कई जाँच उन्होंने की है आतंकी वारदातों की। तो लिहाजा वो हरप्रीत सिंह जो कि USA में मौजूद है, खालिस्तानी आतंकी है, उसके रडार पर थे। साल 2023 में हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पचिया ने बाकायदा उनके घर की इस बंगले की रेकी भी करवाई थी, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। खबर यह है कि हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद ISI की सरपरस्ती में मौजूद जो हरविंदर सिंह रिंदा है, दरअसल उसने और हैप्पी पाचिया ने आपस में हाथ मिला लिया है और उसके बाद इन दोनों ने पूर्व SP के ऊपर अटैक करने की साजिश तैयार की। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि साल 2023 में जैसे ये खुलासा हुआ था, उनके घर की रेकी का खुलासा हुआ, उन्होंने तुरंत इस घर को छोड़ दिया था। इस बात की जानकारी इनके पास नहीं थी, तो इन्होंने अपने स्लीपर सेल के जरिए यहाँ पर हैंड ग्रेनेड से हमला करवाया है। तो फिलहाल इस एंगल से भी जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। इसके अलावा लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो पंजाब पुलिस के भी संपर्क में है। जी
जी जितेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह से यूएस से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये जो हैप्पी है ये खालिस्तानी समर्थक रहा है और इसी के जरिए ही ये पूरी साजिश रची गई। एक और बड़ी खबर जितेंद्र, आऊंगी मैं आपके पास। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है, यानी स्केच जारी किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने जारी की है संदिग्धों की तस्वीर। चंडीगढ़ पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया है कि जो इन्हें पकड़ कर लाएगा 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। चंडीगढ़ धमाके की एनआईए जांच करे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच कर रही है और 2 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, संदिग्धों की तस्वीरें जो देखे गए और उसके बाद ये एनआईए इनकी जांच कर रही है और इस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में हुए धमाके को लेकर लगातार जांच की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में इस वक्त सीएफएसएल चंडीगढ़ की टीम पहुंची है, उनके साथ चंडीगढ़ पुलिस के एक्सपर्ट्स की टीम है और लगातार पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस मकान में बताया जा रहा है कि पहले पंजाब पुलिस के एक सीनियर अधिकारी किराए पर रहा करते थे। उस एंगल पर भी तफ्तीश हो रही है कि कहीं उनको टारगेट करने के लिए तो ये हमला नहीं किया गया था। इसके अलावा और जो टेरर एंगल है उनकी जांच की जा रही है। खालिस्तान समर्थक तो इस घटना के पीछे नहीं है, उसकी भी जांच की जा रही है। तमाम एंगल पे लगातार तफ्तीश हो रही है। सीएफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। तमाम जो सैंपल हैं वहाँ कलेक्ट किए गए हैं। इस घर के अगर आप हालत देखेंगे तो अभी आपको टूटे हुए खिड़कियों के शीशे दिखाई देंगे। धमाके की इंटेंसिटी इतनी थी कि खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और ज़मीन में बताया जा रहा है 6 से 7 इंच का एक गड्ढा हो गया उस बॉम्ब की वजह से। हालांकि हैंड ग्रेनेड नहीं था, ये अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस को आशंका है कि प्रेशर बॉम्ब से ये पूरा का पूरा धमाका किया गया और उस बॉम्ब के अंदर क्या किसी तरह का कोई विस्फोटक था, इसकी जांच हो रही है। इसके लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो लगातार तफ्तीश जारी है और चंडीगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच करके पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे आखिरकार कौन लोग हैं और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अब इस घटना का मास्टरमाइंड कौन है ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां और चंडीगढ़ पुलिस भी। मोहित मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, सीएफएसएल की टीम को अब तक क्या कामयाबी मिली है, क्या सबूत जुटाए जा रहे हैं? देखिए, सीएफएसएल की टीम लगातार यहाँ पर सुबह से बनी हुई है। इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है जल्दी से तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, सीएफएसएल के एक्सपर्ट जो हैं, चंडीगढ़ की सीएफएसएल जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है सुबह से ही। लगातार बारीकी से जो आसपास में पेड़ पौधे हैं जहाँ पर धमाके के बाद हो सकता है कि कुछ अवशेष गए हों विस्फोटक के, वहाँ पर उसकी जाँच की गई है। बारीकी से जाँच की जा रही है। घर के अंदर अभी भी पुलिस मौजूद है और लगातार तहकीकात कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसके एक्सपर्ट्स हैं और सीएफएसएल टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यहाँ पर तफ्तीश करने में लगे हैं। एक बड़ी जानकारी ये है कि जो ऑटो ड्राइवर है उससे अहम जानकारियाँ मिली हैं। उसने पूरा रूट बताया है कि कहाँ से उसने ये जो 2 अज्ञात युवक थे इनको बिठाया था ऑटो में और किस रूट से यहाँ लेकर आया और वापसी में कहाँ पर छोड़ा। उसने ये भी बताया कि जैसे ही उसने देखा कि कुछ विस्फोटक घर के अंदर फेंका गया, धमाका हुआ, तो उसके बाद उसने डर के मारे ऑटो को भगा लिया था और उसके बाद दोनों युवकों को आगे जाकर अपने ऑटो से उतरने के लिए कहा। ये तमाम जानकारियाँ दी गई हैं और जो संदिग्ध हैं उनकी तस्वीरें भी ऑटो चालक को दिखाई गई हैं। उसी आधार पर पुलिस ने उन दोनों के बारे में जानकारी देने वालों पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो चंडीगढ़ पुलिस लगातार कड़ी दर कड़ी आपस में जोड़कर इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है कि इस वारदात के पीछे कौन लोग हैं और इस वारदात के पीछे मंशा क्या है, मोटिव क्या है। इन दोनों सवालों के जवाब तलाशने की अभी कोशिश की जा रही है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अब ये देखना होगा कि कैसे इस मामले में डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश होती है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ती है, किसका काम है ये और कहां से संदिग्धों पर कौन संदिग्धों पर आशंका जताई जा रही है और इसका मास्टरमाइंड कौन है इस घटना को लेकर, ये भी तलाशा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र और मोहित जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर यूपी की सियासत तेज हो गई है। थोड़ी देर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अखिलेश यादव लगातार एक्स पर पोस्ट करके यूपी सरकार पर हमलावर हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं यूपी के डीजीपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में होने वाली है। इस मामले में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने तो एनकाउंटर को फेक बता दिया और आरोप लगाए हैं कि यूपी पुलिस फेक एनकाउंटर करती है और अब जमकर सियासत हो रही है। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं कुछ देर में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी। एक बार फिर से आरोपों की झड़ी लगाते हुए अखिलेश यादव दिखेंगे। इससे पहले हमने देखा सोशल मीडिया एक्स पर लगातार अखिलेश यादव सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि यूपी के डीजीपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और
पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, इससे पहले अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को, सुल्तानपुर मुठभेड़ को फेक बता चुके हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। क्या कुछ बोला जा सकता है उनकी ओर से एक बार फिर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही तय हो गया था अखिलेश यादव की, और आज अचानक से सवेरे जो है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे अखिलेश की है, 12 बजे में डीजीपी प्रशांत कुमार की है। अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के उनके बाकी साथी हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, सब लोग कह रहे हैं कि सुल्तानपुर की घटना में जो मंगेश यादव का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है वो फेक है। उसको घर से उठा करके उसको गोली मारी गई है, जबकि जो मेन आरोपी है उसको विपिन सिंह, उसको सरेंडर करवाया गया है। आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव, और अयोध्या में एक लैंड डील को लेकर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा करने वाले हैं। जी, तो पंकज जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव बोलने वाले हैं और डीजीपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शुक्रिया पंकज, नजर बना के रखिए, आगे आपके पास आएंगे। और मांड्या की घटना आपको बताएं, इस बीच बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल फैसला आएगा। कल केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। ये इस वक्त अहम जानकारी हमें मिल रही है। अरविंद केजरीवाल का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें हुई केजरीवाल के वकील और सीबीआई के वकीलों की तरफ से। अब जमानत याचिका पर कल फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब कल की तारीख बहुत अहम है। क्या केजरीवाल को जमानत मिल पाती है इस केस में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई की जो गिरफ्तारी हुई थी इसे चुनौती दी गई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, और कल का दिन कितना अहम होने वाला है इसे बताने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, कल आ रहा है फैसला केजरीवाल की जमानत पर। बिल्कुल, देखिए, जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय पीठ इस मामले पर कल सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी की गई थी, और इसके अलावा उनकी ओर से रेगुलर बेल की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इस मामले में सीबीआई का ये कहना है कि उन्होंने सीधे तौर पर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले आए, लोअर कोर्ट नहीं गए, और ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ये स्पष्ट कर चुका है कि बेल देना एक नियम है, जबकि जेल में रखा जाना अपवाद है। ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि कल सुबह 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो सीबीआई की दलीलों को कितना महत्व देता है और इस मामले में क्या आदेश जारी करता है। बिल्कुल, लेकिन पीयूष, इस मामले में जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल को किंगपिन तक बता चुकी हैं, यानी मास्टरमाइंड तक बता चुकी हैं। अब देखना होगा, क्योंकि विरोध किया गया था सीबीआई के वकीलों के जरिए कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल के वकीलों की ओर से भी, अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से बहस की गई थी। और इस मामले में अब देखना होगा कि क्या कल राहत मिलती है। कर्नाटक के मांड्या का मामला आपको बताते हैं। मांड्या हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गणेश विसर्जन के दौरान दरअसल पथराव हो गया था और 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ था। तस्वीरें भी सामने आई। पथराव के बाद आगजनी भी की गई। इस मामले में 52 लोगों की, 52 उपद्रवियों की बताया जा रहा है गिरफ्तारी हुई है। गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी और मांड्या में ही हिंसा से जुड़ी एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। इसमें सड़क पर उपद्रवी खुलेआम दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने रास्ते को बंद कर दिया है। इस रास्ते को देखिए कैसे बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सड़कों पर ये उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। और अब एक साथ आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कैसे गणेश विसर्जन के दौरान माहौल खराब हो गया, भीड़ बेकाबू हो गई और हंगामा पसर गया। उसके बाद देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तक आग लगा दी और देखते ही देखते हिंसा फैल गई। देखिए गाड़ियों में आग लगा दी गई है। दूसरी तस्वीर में कई दुकानों में तोड़फोड़ तक की गई है, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। पत्थरबाजी को अंजाम दिया उपद्रवियों ने। इलाके में पुलिस बल, भारी पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी में ये उपद्रवी कैद हो गए हैं, जो दिख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जानबूझकर माहौल को टेंस करने की कोशिश की गई, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई।
और अब मांड्या हिंसा से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, उपद्रवियों ने किस तरह आगजनी की है। कई दुकानें एक साथ यहां पर मौजूद है, लेकिन जो गाड़ियां रही, 2 व्हीलर रही, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियों में आगजनी की गई और माहौल को खराब किया गया। इस हिंसा में 52 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक के मांड्या में जो हिंसा हुई उसकी पहली तस्वीर, जो वाकई डरा देने वाली है। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। और अब मांड्या हिंसा की दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से भीड़ एक साथ भागती हुई एक ही जगह पर दिख रही है, और इस पूरे मामले पर बेकाबू हो गई, और भीड़ कैसे बैरिकेडिंग उठाकर एक जगह रखती हुई दिख रही है, और फिर पत्थरबाजी। ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए इस गली में आप देख रहे हैं, एक तरफ से एक छोर पर जो भीड़ है वो पत्थरबाजी करती हुई दिख रही है। जो उपद्रवी हैं वो पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं, उपद्रवी तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं। जो सरकारी संपत्ति, जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उनमें तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, और यहाँ पर कई 2 व्हीलर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों के जरिए माहौल को खराब किया गया। गणेश विसर्जन का मौका था और इस दौरान कई उपद्रवियों ने इस तरह माहौल को खराब किया है। देखिए हाथों में डंडा लेकर तोड़फोड़ की जा रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस गाड़ी का देखिए शीशा तोड़ दिया गया है। तो 11 सितंबर की बहुत ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई कर्नाटक के मांड्या में, जहां हिंसा हुई। वहां से TV9 संवाददाता राम की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक का मंड्या का नागमंगला में गणेशा का प्रोसेशन था। वो प्रोसेशन चलने के टाइम में एक दरगाह के सामने से जो प्रोसेशन गुजर रहा था, वो समय पे वहाँ जो मौजूद लोग थे यहाँ से नहीं जाने को मना किया हुआ है। उस टाइम में कुछ झगड़ा हुआ था, उसका हिसाब से हम आप देख सकते हैं। हाँ, नागमंगला के बाहर का एक गुजरी है, यहाँ पर वाहनों को आग लगाया गया है। एक ऑटो है, उसको भी आग लगाया गया है। सिर्फ वहाँ से गुजरने के लिए वो लोग मना कर रहे थे, यहाँ से नहीं जाने का है करके। उसके बाद जो गलाटा हुआ है वो हिसाब से सभी जगह आग लगाने का वो जो दुकान को आग लगाया गया है, व्हीकल को आग लगाया गया है। अभी तक 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया हुआ है। अभी भी यहाँ का जो माहौल है ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक शहर में पूरा जो है 144 सेक्शन लगा हुआ है। सो यहाँ का जो गणपति का जो विसर्जन था वही हिसाब से आरंभ हुआ था ये झगड़ा। अभी भी यहाँ परिस्थिति वैसे ही है। नुकसान तो अभी वहाँ जो व्हीकल है, जो यहाँ दुकान है, वहाँ पर आग लगाया हुआ एक खबर तो है। उसके अलावा जो पुलिस लोग यहाँ पे बंदोबस्त में लगाए थे, उनको भी थोड़ा पत्थरबाजी जो किया गया था वो सब में वो भी इंजूर हुआ है करके जो इंफॉर्मेशन मिला है। तो अभी तक ऑफिशियली तो ये नहीं है, क्योंकि जब ये गलाटा हुआ था तब तक पुलिस वहाँ पहुँच गए थे। दोनों तरफ से जो भी लोग हैं वहाँ से वापस भेजने का जो काम हुआ था, वो हिसाब से इतना तो घायल तो नहीं हुआ है। लेकिन लोग वहाँ से जाने के बाद तो नागमंगला में जहाँ से वो गलाटा आरंभ हुआ था, वहाँ से जाके बाहर जो दुकानें हैं और यहाँ भी व्हीकल मिलता है, वहाँ पे आग लगाने का काम हुआ है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां ट्रेनी आर्मी अफसरों से मारपीट की गई। अफसरों की महिला मित्र से रेप के भी आरोप हैं। अब तक 2 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जामगेट पे गए थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, और उनके साथ 6 लोगों ने आकर वारदात की, उनके साथ मारपीट की और एवं उनके साथ लूट की घटना का प्रयास किया, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस को ये घटना के बारे में पता लगा, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम ने ही उन लोगों को रेस्क्यू किया और पुलिस की गाड़ी को देखकर बाकी जो भी आरोपी थे वहाँ से भाग गए। इस पे अभी पुलिस ने FIR भी की है। फरियादी द्वारा बताया गया है कि वो 4 लोग जामगेट पे गए थे, जिसमें से 6 लोगों ने आके उनके साथ मारपीट की और उनके 2 लोग साथियों को उन्होंने 10 लाख रुपए मांग की और 10 लाख मांगने के लिए उन्होंने उनको भेज दिया और 2 को बंदी बनाया।
और इसी घटना पर शुभम गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या है, क्योंकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, कौन है ये 2 आरोपी? देखिए, ये उसी इलाके के आसपास के आरोपी बताए जा रहे हैं जो वहीं पर रहते हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने अपनी 8 से 10 टीमें भी गठित की है जो कि लगातार सर्चिंग कर रही है। मामला काफी गंभीर है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आई है, जो एसपी है हितिका वास्केल, उनका ये बयान है कि हमने गैंगरेप की धाराओं में भी इस प्रकरण को दर्ज किया है। तो एक बड़ी घटना है। 2 आर्मी के ट्रेनी अफसर थे, उनकी महिला मित्र उनके साथ थी, वहां पर जोर जबरदस्ती की गई। सबसे पहले उनके साथ लूट की गई और फिर ये कहा गया कि 2 लोग जाइए और 10 लाख रुपए लेकर आइए, तभी हम इन 2 लोगों को छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई, आर्मी के बड़े अफसरों को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 2 आरोपियों को जरूर हिरासत में लिया है, बाकी के जो 6 से 7 अन्य आरोपी हैं उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका शुभम ये जानकारी देने के लिए। तो 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें गैंगरेप की भी धाराएं लगाई गई हैं। आर्मी के 2 ट्रेनी अफसरों से मारपीट का ये मामला, मारपीट और छेड़छाड़ का ये मामला, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका। और एक और बड़ी खबर, अयोध्या जमीन घोटाले में अखिलेश यादव बड़ा खुलासा करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अखिलेश यादव। कुछ देर में सपा प्रमुख और जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट में अफसर नेताओं पर जमीन लेने का आरोप है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव लेने का आरोप लग रहा है। और पंकज झा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है जमीन घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा करेंगे। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें ये है कि अयोध्या में जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद से जमीन के दाम को लेकर के और जमीन को लेकर के बहुत तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। यूपी सरकार के कई सीनियर अधिकारियों ने जमीन खरीदी, बीजेपी के बड़े नेताओं ने जमीन सस्ते दाम पर खरीदी है। उसमें कुछ ट्रस्ट बनाने की भी बात हो रही है, जो आज कहा जा रहा है। उन्होंने अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया है, जैसे पवन पांडे का नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कोई महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट बनाया गया, उसमें अधिकारियों ने उस ट्रस्ट के नाम से जमीन वगैरह खरीदी है। उस घोटाले को लेकर के अखिलेश यादव आज पीसी में खुलासा कर सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका पंकज जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या जमीन घोटाला, जिसमें अफसरों नेताओं पर जमीनें औने पौने दामों में लेने का आरोप है, कौड़ियों के भाव में लेने का आरोप है, और ऐसे में इससे जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा करेंगे अखिलेश यादव। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अनुराग ठाकुर ने कहा, राजनीतिक विरोध करते करते राष्ट्र विरोध करने लग गए हैं। राहुल भारत के हैं या पाकिस्तान के, ये सवाल पूछा। राहुल गांधी को जनता नहीं स्वीकार करेगी। और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर, उनकी ओर से बड़ा हमला किया गया। अनुराग ठाकुर से बात की हमारे सहयोगी अंकित भट्ट ने, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है अनुराग ठाकुर, बीजेपी के सांसद और पूर्व में रहे मंत्री। साहब, लगातार हम देख रहे हैं रोड शो आप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अगर आप देखेंगे तो जितना बाजार है आगे से लेके पीछे तक जैम पैक्ड है। ये जनता का जोश उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। धारा 370 हटी, यहाँ पे खुशहाली आई, शांति आई और लोगों ने 70% आतंकवादी घटनाओं में कमी देखी है। रिकॉर्ड निवेश देखा, रिकॉर्ड टूरिस्ट देखा है और जनता नहीं चाहती कि धारा 370 कभी वापस आए, इसलिए वो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी को नहीं लाएगी। अब एंट्री जनता ने देखा है कि कैसे मोदी सरकार ने देश को आगे बढ़ाया है और जनता अब चाहती है कि वैसे ही हमारा जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ता जाए। अब एंट्री हुई है इंजीनियर रशीद की, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोग ऐसे इस पृष्ठभूमि के पहले भी चुनाव लड़ते रहे। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है किसको लड़ाना, किसको जिताना, क्या करना है। मैं इतना ही कहूँगा, इनके आने से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपका ही प्रॉक्सी है। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को अधिकार है चुनाव लड़ने का, जनता को हराना जिताना। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार वो यूएस में जाके एक के बाद एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक स्टेटमेंट भारत को नीचा दिखाने की, अपमानित करने की दी है। और राहुल गांधी जी राजनीतिक विरोध करते करते राष्ट्र विरोध करने लगे। राष्ट्र विरोध इसलिए करते क्योंकि जनता ने उनको बार बार नकारा है और जनता कभी
उनको स्वीकारेगी नहीं, क्योंकि उनके मन में भारत नहीं बसता है। वहाँ पे प्रश्न जी ये खड़े होने शुरू हो गए कि क्या राहुल गांधी भारत के हैं कि पाकिस्तान के। भेड़ियों के खौफ में जी रहे बहराइच के लोगों की। बहराइच में फिर भेड़िए ने हमला कर दिया। आपको बता दें, भेड़िए ने 50 साल की महिला पर अटैक किया है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल भी 2 लोगों पर हमला किया था भेड़ियों ने और अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। एक भेड़िया जो बताया जा रहा है वो अब भी बाकी है पकड़ा जाना इसे, और छठे लंगड़े भेड़िए की तलाश की जा रही है। अब आपको सुनाते हैं घायल महिला के परिजन और चश्मदीदों ने भेड़िए के हमले को लेकर क्या कुछ बताया है। ना वही 10 बजे जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया, न किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, भाई इनका आया गला पकड़ लिया, और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। और जिस आखिरी और छठे भेड़िए की तलाश इस वक्त की जा रही है वो पहले से और ज़्यादा खतरनाक है और खतरनाक हो गया है। वो अल्फा भेड़िया है। अब आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं कौन होते हैं अल्फा भेड़िया। छठा और आखिरी भेड़िया अल्फा भेड़िया है जो भेड़ियों के झुंड को लीड करता है। अल्फा भेड़िए के पास शिकार और क्षेत्र का जिम्मा होता है, साथ ही झुंड की रक्षा भी अल्फा भेड़िया ही करता है। तो ये एक लीडर होता है भेड़ियों का, और झुंड में चलते हैं भेड़िए तो आगे आगे अल्फा भेड़िया ही चलता है। ये अल्फा भेड़िया ही छठा भेड़िया है जो कि लंगड़ा बताया जा रहा है। और आपको देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक 50 साल की महिला, उम्रदराज महिला पर अटैक किया है भेड़िए ने। 5वां भेड़िया जब कब्जे में आया, जब गिरफ्त में आया, पकड़ा गया पिंजरे में, तो उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 5वां भेड़िया है। भेड़िए बहुत ज्यादा खूंखार हो गए, आदमखोर हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, और अब एक और अटैक छठे भेड़िए की तरफ से किया गया है। कैमरा लगाया गया है वन विभाग की टीम से, ताकि अगर भेड़िया यहाँ पर आता है, अपनी मांद बनाता है, उसकी कोई भी लोकेशन हो तो इस कैमरे के जरिए ट्रैक किया जा सके। खास तौर पर इन शूटर्स को बुलाया गया है। इनके हाथ में आप बंदूकें देख सकते हैं जो कि भेड़िए को तलाश कर रहे हैं। बहराइच में इंसान ने हर कोशिश कर ली, कैमरे लगा दिए, जाल बिछा दिया, पिंजरे लगा दिए, ड्रोन उड़ा लिया। पुलिस और वन विभाग के साथ शार्प शूटर्स भी लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि जैसे ही शिकार दिखे उसे ढेर करके दहशत का अंत किया जाए। लेकिन आदमखोर भेड़िए अब तक आजाद हैं। दिन हो या रात, गांव में रहने वाले लोग एहतियातन अपने साथ लाठी, डंडे और हथियार लेकर ही निकलते हैं। उन्हें नहीं पता कि कब नरभक्षी उन्हें अपने पंजों का शिकार बना ले। वन विभाग का मानना है कि बहराइच में 6 भेड़ियों का आतंक था, जिनमें 4 तो पकड़ लिए गए, अब 2 बचे हैं। लेकिन इन 2 आदमखोर को ढूंढना चुनौती बना हुआ है। इन भेड़ियों की तलाश तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उनके छिपने का ठिकाना जरूर मिल गया है। माना जा रहा है कि जंगल के अंदर यही वो जगह है जहां हमले के बाद आकर भेड़िए छिपते हैं। जंगल में विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उनका सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। TV9 भारतवर्ष की टीम को जब पता चला तो हम भी इस ठिकाने की पड़ताल करने पहुंचे। कीचड़ से भरे रास्ते से होते हुए हम जंगल में उस जगह तक पहुंचे जहां ऐसी कई बांध बनी हुई हैं। पहली बार हम उस मांद को दिखाने जा रहे हैं जहां पर ये आदमखोर भेड़िया रुकते हैं, आराम करते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद वापस लौट कर आते हैं। इस वक्त हम बहराइच के सिकंदरपुर गांव के घने जंगलों में मौजूद है। सिकंदरपुर गांव से करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगल है और वहां पर ये विशालकाय पीपल का जो पेड़ है वो यहां पर मौजूद है और इसमें आपको दिखाते हैं सबसे पहले
भेड़िया की उस मांद को जहां पर ये रहता है। ये देखिए इस पेड़ के नीचे ये भेड़िया की मांद है। कैमरामैन मदन से कहना चाहेंगे बहुत ही ताजी मांद है, यानी कि फिलहाल जो भेड़िया है वो ऐसा लगता है कि इसी मांद के अंदर रहता है। ये ताजी मिट्टी से बनाई हुई ये खोदी हुई मांद है। ये काफी गहरी मांद है जो इस विशालकाय पेड़ के दूसरी तरफ मिलती है। यहाँ पर कई ऐसी मांदें बना रखी हैं भेड़िए ने और बताया जा रहा है कि यहीं पर इसी जगह पर रहता है। जंगल में हम जब पहुंचे तो वहां ग्रामीण भी मौजूद थे। वो भी भेड़ियों के इन ठिकानों को देखकर हैरान हैं। हम लोग भेड़िया के डर के हमारे खेत में नहीं आ रहे हैं। वो 3-4 दिन पहले दिखा था, इसके बाद में फिर उसका जान है कि कहाँ गया वो। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेंडिंग खबर। बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। आप सोच रहे होंगे कि आज वॉर जोन से पुतिन से जुड़ी कोई बड़ी खबर आई है, तो इसका जवाब है न में है, क्योंकि असल में आज हम पुतिन की सीक्रेट लाइफ से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि 2 बेटियों के अलावा पुतिन के 2 बेटे भी हैं? फोर्ब्स मैगजीन की एक सनसनीखेज रिपोर्ट पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेंडिंग है। ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोंत्सोवा और ये है पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना तिखोनोवा। बच्चों के नाम पर जब भी कभी पुतिन के परिवार का जिक्र होता है तो इन्हीं 2 बेटियों के बारे में दुनिया में चर्चा होती है, जिसमें मारिया के बारे में पश्चिमी मीडिया लिखता रहा है कि उनकी दखल मॉस्को के सियासी गलियारे में भी है। जबकि कैटरीना एक एक्रोबैटिक डांसर हैं और कई चैंपियनशिप में हिस्सा लेती रहती हैं। वो एक टीवी शो में भी नजर आ चुकी है। ये दोनों ही बेटियां पुतिन की पहली पत्नी ल्यूडमिला से हैं। पुतिन ने वर्ष 2014 में ही ल्यूडमिला को तलाक दे दिया था। लेकिन पुतिन से जुड़ी बड़ी खबर उनकी ये दोनों बेटियां नहीं है, बल्कि वर्ल्ड ट्रेंडिंग न्यूज ये है कि इनके अलावा पुतिन के 2 बेटे भी। एक की उम्र 5 वर्ष है, उसका नाम व्लादिमीर जूनियर बताया जा रहा है, जबकि दूसरे बेटे की उम्र 9 वर्ष है, उसका नाम इवान बताया जा रहा है। दावा है कि पुतिन दोनों ही बेटों की परवरिश बहुत ही सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं। दोनों बेटों को लेकर रहस्य इस कदर है कि उनके बारे में मॉस्को में भी लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल भी होगा कि जब पुतिन ने ल्यूडमिला को वर्ष 2014 में ही तलाक दे दिया था, तो फिर 5 और 9 वर्ष के उनके 2 बेटे कैसे हुए? इसे समझने के लिए आपको पुतिन की लव लाइफ को जानना होगा। ये है पुतिन की गर्लफ्रेंड एलिना कबेवा। वो एक रूसी राजनेता है, मीडिया मैनेजर हैं और रिटायर्ड रिदमिक जिम्नास्ट हैं। उन्होंने अपने करियर में 2 ओलंपिक मेडल, 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 21 यूरोपियन चैंपियनशिप मेडल भी जीते हैं। पुतिन से उनका अफेयर वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। इसके 6 साल बाद ही पुतिन ने पहली पत्नी ल्यूडमिला को तलाक दे दिया था। हालांकि पुतिन ने कभी सार्वजनिक तौर पर एलिना कबेवा से अपने रिश्तों की बात स्वीकार नहीं की। लेकिन फोर्ब्स मैगजीन ने रूस की खोजी पत्रकारिता करने वाली एजेंसी डोजियर सेंटर की एक रिपोर्ट के हवाले से खुलासा किया है कि एलिना कबेवा से पुतिन के 2 बेटे भी हैं। इवान और व्लादिमीर जूनियर मॉस्को में पुतिन के ही बंगले में कड़ी सुरक्षा निगरानी में रहते हैं। उनका संपर्क अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बिल्कुल नहीं है। इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुक करेंगे। है उस संसार में अपने आप को वो राजा मानते हैं। वहां ना पुलिस की चलती है, ना कानून का चलता है, ना वहां जजेस की चलती है। वहां किसी की दबंगई चलती है तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चलती है। तो उसी डायमंड हार्बर के सब डिविजनल कोर्ट के तमाम जो जुडिशियल अधिकारी है, उन्होंने 8 सितंबर 2024 अर्थात इसी रविवार को घटित हुए एक घटना के विवरण को चिट्ठी और पत्राचार के रूप में सब डिविजनल कोर्ट को लिखा है और बाद में
24 परगना के सब डिविजनल कोर्ट के अधिकारी ने, जुडिशियल ऑफिशियल ने उसी पत्र को अपने कमेंट्स के साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास, एक बहुत, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के जुडिशियल इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि इस प्रकार का कंप्लेंट राज्य सरकार के खिलाफ की गई है। आप देख सकते हैं कि जो सब डिविजनल कोर्ट है डायमंड हार्बर का, उसके जो जुडिशियल ऑफिसर है वो लिखते हैं कि अभी रविवार को 8 तारीख को, 8 सितंबर को लगभग रात को 1 बजे जो होम गार्ड होते हैं आवासीय परिसर के, जहां जजेस रहते हैं, उनके आवासीय परिसर के होम गार्ड ने आके वहां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि 2 लोग परिसर में घुस के आए हैं, पुलिस की साजिश से घुस के आए हैं और बिजली काटने की आपके घर की साजिश चल रही है। बिजली काटने के पश्चात आप लोगों के ऊपर हमला भी हो सकता है। जब रात के 12-1 बजे इस प्रकार की खबर आएगी तो स्वाभाविक है जजेस चिंतित होंगे। उन्होंने वहां के ऑफिसर इंचार्ज को, डायमंड हार्बर के ऑफिसर इंचार्ज को तलब करने की कोशिश की, मगर आधे घंटे तक ऑफिसर इंचार्ज नहीं आए। बड़े स्पष्ट रूप से इस चिट्ठी में बयां किया गया है और लिखा गया है कि जजेस बहुत घबराए हुए थे। कहीं ना कहीं जो 2 मिसक्रिएंट थे, कोट अनकोट मिसक्रिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक पुलिस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी लिया गया है। नाम उसका कुमारेश दास है, मोबाइल नंबर मैं यहां डिस्क्लोज करूंगा नहीं, मगर नाम और मोबाइल नंबर लिखा गया है। जजेस ने लिखा है कि यह पुलिस अधिकारी उन 2 मिसक्रिएंट को लेकर आया था, उन 2 बदमाशों को लेकर आया था और उसे निर्देशित किया गया था लोकल डायमंड हार्बर के थाने से कि आप इन दोनों को गुपचुप आवासीय परिसर में, जजेस के आवासीय परिसर में प्रवेश करवा दीजिए बिना इनके नाम को रजिस्टर करवाए, ताकि ये जाके हमारी बिजली काट सके और बदमाशी कर सके, हमें मार सके। They were trying to instill fear into the judiciary. This is what is written in the letter. जुडिशरी के अंदर न्यायाधीश, जो न्याय प्रक्रिया है और न्यायाधीशों के अंदर एक डर के भावना को उत्पन्न करने की चेष्टा, इस कारण से 2 लोगों को भेजा गया था और पुलिस अधिकारियों ने भेजा था। एक का तो नाम भी दिया गया है, दूसरे का नाम नहीं दिया गया है। सीसीटीवी में सभी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। आखिर ये हुआ क्यों? जजेस को क्यों डराया जा रहा है? ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जघन्य अपराध हुआ है एक बिटिया को लेकर, एक डॉक्टर को लेकर, उसके पश्चात जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, तो बंगाल की सरकार ने इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट पॉस्को एक्ट लगाया है। पहले ये ड्रग के ऊपर एनडीपीएल का केस लगाते थे, कोर्ट ने एनडीपीएल का केस बंद कर दिया है कि आप जितना ड्रग नहीं है बंगाल में उससे अधिक तो आपने एनडीपीएल के केस लगा दिए, तो अब ये पॉस्को का केस लगा देते हैं। तो पॉस्को का केस इन्होंने ये जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगाया, जो आम जनता है। तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि यह केस निराधारित लग रही है, कोई आधार नहीं है, इसके आधार पर हम जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं। यह जजमेंट दिया कोर्ट ने। इस कारण से जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर की भावना लाना, so that they become committed, so that they become surrendered in front of Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee. आप सोच के देखिए, it is not just during emergency that the Congress party wanted a committed judiciary. Even under Mamata Banerjee's regime in West Bengal, they want a committed judiciary where the judges would be dictated by Mamata and Abhishek Banerjee. ये चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे ट्वीट किया है। इसमें सारी स्पष्टताएं हैं। स्वाभाविक रूप से यह विषय अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गया है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ grave nature. The Supreme Court should also take cognizance of this issue of trying to instilling fear into the minds of the judicial officer of West Bengal, because there are people on the streets protesting against the heinous crime that was committed in RG Kar Medical College.
तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे और बीजेपी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष आस्था में भी राजनीति करता है।